हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम फिर से कुछ कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला कमेंट क्या है। पहला जो कमेंट हम लोग ले रहे हैं वो था कि सर आपने एमबीबीएस कौन से कॉलेज से की है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, मैंने जो एमबीबीएस है वो असम मेडिकल कॉलेज से की है। असम मेडिकल कॉलेज जो है वो डिब्रूगढ़ में है, आसाम स्टेट में आता है। और मैंने 2012 में एमबीबीएस पास की थी वहाँ से। उसके बाद मैंने अपनी जो एमएस ऑर्थोपेडिक्स है वो मैंने नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच जिसको बोलते हैं पटना से की है, जो कि मैंने 2019 में पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डी ऑर्थ कोर्स, आई वांट टू बिकम अ डी ऑर्थ डॉक्टर। देखिए, जो डी ऑर्थ जो है इसको बोलते हैं डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स। ये ये जो कोर्स है, एमबीबीएस करने के बाद क्या होता है कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है और नीट पीजी के एग्ज़ाम से ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है। तो ये जो डी ऑर्थो कोर्स है ये एक डिप्लोमा होता है जो कि 2 साल का होता है। इसमें आप ऑर्थोपेडिक्स में 2 साल का डिप्लोमा करते हैं। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स में दो दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है 3 साल का कोर्स होता है जो कि एमएस होता है, जो मैंने की है, ये डिग्री कोर्स है। और एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको डी ऑर्थो बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपसे बोलूँगा कि आप पहले से ऐसा मत सोचिए कि आपको डी ऑर्थो ही करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप एमएस ऑर्थो करने की कोशिश करें। हाँ, अगर किसी कारणवश नहीं मिलता तब आप डी ऑर्थो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, सर प्लीज़ ये बताइए कि एमबीबीएस में एडमिशन के दौरान कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं। सर मुझे बचपन से एनीमिया है, सिकल सेल जिसको बोलते हैं, वो है। तो क्या मुझे एमबीबीएस में एडमिशन के दौरान कोई दिक्कत हो सकती है? देखिए, इनका बोलना है कि इन्हें सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ होती है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये इनको बीमारी है जिसमें कि आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं। तो ये दो तरीके का होता है, एक तो सिकल सेल ट्रेट होता है, एक सिकल सेल डिजीज़ होती है। मेडिकल साइंस में जाके आप इसको पढ़ेंगे। अब इनका बोलना है कि क्या जब ये एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो उस दौरान कुछ टेस्ट होंगे जिसमें पता लग जाएगा कि इनको ये बीमारी है। तो देखिए, मेरे टाइम की मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा जो मेडिकल हुआ था तब उसमें ऐसी बहुत खास मेडिकल उस टाइम नहीं था। हमें हर डिपार्टमेंट में लेके जाया गया था और बस हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन हुआ था, ब्लड एग्जामिनेशन हमारा नहीं हुआ था। और जो मेन एग्जामिनेशन था वो हुआ था हमारा आई का, जिसमें कि वो लोग ये चेक करते हैं कि हमको सही से दिखता है कि नहीं, हमें कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो मेरे समय में तो ये था। कुछ कॉलेज में सुनने में ऐसा भी आया कि वो कोई फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उसमें आपको नोटिफाई करना पड़ता है कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है। तो देखिए, कुछ भी कंडीशन हो, मुझे लगता नहीं है कि सिकल सेल डिजीज़ को लेकर आपको एडमिशन लेने से रोका जाएगा। तो फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार जो नीट यूजी का जो प्रोस्पेक्टस है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें हर टर्म एंड कंडीशन दे रखी होती है। और उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो किसी मेडिकल कॉलेज में जाके मेडिसिन डिपार्टमेंट के किसी डॉक्टर से अच्छे से बात कर लीजिए। वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि आपको पहले ही पता हो कि आपको क्या दिक्कत होने वाली है। बट स्टिल मैं बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है आपका, सर क्या आपने ऑर्थोपेडिक्स में पीजी करने के बाद भी कोई कोर्स किया है या नहीं? देखिए, मैंने जो ऑर्थोपेडिक्स में पीजी की, जो एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया 3 साल का, उसके बाद तो अभी तक मैंने कोई और कोर्स नहीं किया है। बट हो सकता है कि अगले कुछ साल में मैं कोई फेलोशिप या कुछ एक्स्ट्रा छोटा मोटा कोर्स करूंगा। नेक्स्ट है, सर एमबीबीएस में केजीएमयू लखनऊ में कुल कितना खर्चा आएगा, प्लीज़ टेल मी। देखिए, इसका हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका टाइटल है कि यूपी के मेडिकल कॉलेज में फ़ी कितनी है। आप उस टाइटल को, उस वीडियो को पूरा जाके देख लीजिए। हमारा एक प्ले लिस्ट है अलग से, जिस जो कि है कि जो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें क्या क्या फ़ी है, तो उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। सर एमबीबीएस में बुक्स का खर्चा कितना होता है, कैन वी डू जेआर शिप अलोंग एमडीएमएस? देखिए, एमबीबीएस में जो बुक्स का खर्चा होता है ना, उसको मैं अभी एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता। बट इतना है कि एक बार अगर आप एमबीबीएस में चले जाओगे ना तो कुछ बुक्स आपको लाइब्रेरी से भी मिल जाएंगी। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एमबीबीएस की बुक्स खरीद नहीं पाएंगे, वो आप आराम से मैनेज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है खास। और जहाँ तक कि जेआरशिप का बात है, तो देखिए, एमडी और एमएस के साथ आप लीगली तो जेआरशिप नहीं कर सकते। बट मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत आती थी, तो वो लोग कभी कभी नाइट ड्यूटीज़ कर लेते थे। ठीक है, कभी कभी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कर लीजिए, वो कर लेते थे। बट लीगली आप जेआरशिप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर लोग कहते हैं नीट पीजी एग्ज़ाम बहुत टफ होता है लेकिन मुझे रेडियोलॉजिस्ट बनना है। देखिए, जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम तो कोई भी हो, इंडिया के अंदर अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इतने सारे लोग अपियर करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम टफ होता ही है। कोई भी एग्ज़ाम में ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम इंडिया में आसान होता है, सारे एग्ज़ाम टफ ही होते हैं आज की तारीख में। तो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
आप इन सब चीज़ों पे ना ध्यान देके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। देखिए, मैंने जब पीजी निकाला था ना, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किस सब्जेक्ट में पीजी करने वाला हूँ, बट मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी पीजी में, और जब रैंक आ गया तब मैंने फिर उस पर सोचा। आप लोग के साथ दिक्कत क्या होती है, आप लोग ने अभी तक एग्ज़ाम दिया नहीं, आप लोग की रैंक आई नहीं, और आप सब्जेक्ट के बारे में पहले से सोचने लगते हैं। आप सबसे पहला काम कीजिए, पूरा फुल एकदम पूरी तरीके से मेहनत कीजिए, नीट एग्ज़ाम दीजिए, उसमें अच्छी रैंक लाइए, फिर आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, और उस टाइम आपको आपकी रैंक पे जो मिल रहा हो बेस्ट चीज़ वो आप ले लीजिएगा, उसमें इतना सोचना क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है सर, एमडीएमएस के बाद 4 to 5 लाख अर्न कर सकते हैं। देखिए, मैं बोलूँगा कि अगर आप किसी भी क्लिनिकल सब्जेक्ट में अगर एमडीएमएस कर लेते हैं, इवन मैं तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में एमडीएमएस किया है, पर स्टिल 3 to 5 लाख रुपीज़ आराम से हर कोई कमा ही लेता है। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं जो एमडीएमएस करने के बाद 3 या 5 लाख रुपए ना कमा रहा हो। सर, नीट एग्ज़ाम के लिए कौन से बोर्ड के बुक अच्छे होते हैं, सीबीएसई और एनसीईआरटी? देखिए, मार्केट में नीट की तैयारी के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के। बट मैं एक बात बोलूँगा कि जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो तो आपको मैंडेटरी है, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस की, कोचिंग सेंटर्स के नोट्स हैं, आपको जो अच्छा लगे पढ़ने में वो आप पढ़ सकते हैं। मैं बस एक ही बात बोलूँगा, आप चाहें कोई भी मटेरियल पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, पर आपकी उस सब्जेक्ट पे ना कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कोई सी भी बुक पढ़ लो, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है सजेशन, सर क्या एमबीबीएस में फिजिकली हैंडीकैप को फ़ी में छूट मिलती है कि नहीं? देखिए, ये मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, ये मेडिकल कॉलेज के किसी क्लर्क से पता करना पड़ेगा। आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो आप अपना जो क्लर्क होते हैं उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, उन लोग के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको बेटर इसके बारे में बता पाएंगे। और अगर आपको अभी पता करना है तो कोई नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज हो ना, वहाँ जाके एक बार बात कर लीजिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। सर, मेरा 12th में 49% है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 44% है, क्या मैं एमएएमसी में एडमिशन ले पाऊंगा? देखिए, जहाँ तक, अच्छा ये कमेंट के बारे में मैं बता दूं, शायद इन्होंने कमेंट में लिखा था ये ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि नीट देने के लिए एलिजिबल तो हैं। और अगर आप नीट एक बार देते हैं, नीट यूजी एग्ज़ाम, तब वहाँ परसेंटेज से मतलब नहीं होता, फिर आप जब नीट में जितने मार्क्स लाएंगे, जितनी अच्छी रैंक लाएंगे, उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको एमएएमसी में ही जाना है, आप बस अपनी मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कोशिश कीजिए नीट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आपकी रैंक आए और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा पाएँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।